हेलो एवरीवन। इंजीनियरिंग जियोलॉजी के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो जियोलॉजिकल एजेंट हैं उनके बारे में। हम इस वीडियो में आगे देखेंगे जो जियोलॉजिकल एजेंट हैं वो कितने टाइप के होते हैं और वो जो एजेंट हैं उन एजेंट्स में कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है जो जियोलॉजी को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जियोलॉजिकल एजेंट। जो इसकी प्रोग्रेस और जो नेचुरल एजेंसीज हैं उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो दो तरीके के जियोलॉजिकल एजेंट इस धरती पे काम करते हैं, मतलब जो कि एक फिनोमेना है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पहला होता है एंडोजेनिक जियोलॉजिकल एजेंट और दूसरा होता है एक्सोजेनिक जियोलॉजिकल एजेंट। उसके बाद में ये एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक एजेंट के बाद जो हम आज समझेंगे वो होता है कि ये जो प्रोसेस है इन जनरल इन प्रोसेस को कैसे डिफाइन किया जाएगा। जैसे ग्रेडेशन एक प्रोसेस होती है, उसी तरीके से डिग्रेडेशन भी एक प्रोसेस होती है और एग्रेडेशन भी एक प्रोसेस होती है। तो ये जो सारी प्रोसेस हैं इनको हम डिफरेंट जियोलॉजिकल एजेंट्स के अंतर्गत आज डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले लेते हैं जियोलॉजिकल एजेंट आखिर है क्या है इसकी परिभाषा, कैसे इसको समझा जा सकता है। तो परिभाषा के हिसाब से अगर हम चलें तो जियोलॉजिकल एजेंट वो एक प्रोसेस होती है, वो फिनोमेना होता है जिसको नोटिस नहीं किया जा सकता, लेकिन वो अर्थ सरफेस को कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है। किस फॉर्म में? जैसे कोई हिल है, उस हिल को वेदर्ड होके उसका वेदरिंग होना, वेदरिंग मतलब डिग्रेडेशन, उसका डिग्रेड होना और वहां से ट्रांसपोर्टेशन, वहां से वो जो सेडिमेंट है वो ट्रांसपोर्ट होके ऐसे किसी जगह पे पहुंच जाना जहां पर कंपैरेटिवली स्लोप हो या कोई छोटा गड्ढा हो। तो इस तरीके से जो प्रोसेस होती है वो सारी प्रोसेस होती है, उसे हम अभी अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। इनकी उत्पत्ति के आधार पर ही इन्हें दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। एक एक्सोजेनिक प्रोसेस होती है और एक एंडोजेनिक प्रोसेस होती है। जो एक्सोजेनिक प्रोसेस होती है उसे हम एपिजीन भी कहते हैं। इसी तरीके से जो एंडोजीनिस उसे हम हाइपोजीन भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले लेते हैं एक्सोजीन प्रोसेस को। एक्सोजीन जिसे हम एपिजीन भी कहते हैं। तो ये प्रोसेस है क्या, कैसे काम करती है? उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि जो पृथ्वी की जो टोपोग्राफी है वो थोड़ी सी अनड्यूलेटिंग है, मतलब वहां पे सरफेस हमेशा प्लेन में रहे ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि कहीं पे हमें पहाड़ मिल जाए, कहीं पे वैली मिल जाए, कहीं पे रिवर मिल जाए। तो वो सारे एजेंट या वो सारी प्रोग्रेस जो हिल को कम करे और जो वैलीज हैं उनको मीन सी लेवल तक लाने की कोशिश करें। सीधी सी बात है, किसी हिल टॉप को की छटाई करते हुए जो वैली है उसको भर देना। जैसे कि जो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके प्रिंसिपल के बेसिस पर अगर इसको समझा जाए तो नेचुरल सी बात है कि जो हिल होगा वहां से कोई भी चीज अगर टूटती है, फ्री होती है, कोई भी रॉक वेदर्ड होती है, उसका डिसइंटीग्रेशन होता है, डिग्रेडेशन होता है, तो वो जो सेडिमेंट्स हैं, वो रॉक के जो पीसेस हैं, वो ट्रांसपोर्ट होकर नीचे आएंगे और नीचे आके कहाँ जमा हो जाएंगे? ऑब्वियसली किसी बेसिन में। और बेसिन क्या होता है? बेसिन एक गर्त होती है जिसमें या तो पानी भरा होता है या ऐसी कोई चीज उसमें जमा हो जाती है, क्योंकि कंपैरेटिवली वो जो जनरल सरफेस है उसके कंपैरिजन में वो जो बेसिन है वो नीचे की तरफ होता है और ड्यू टू ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो मोस्ट ऑफ सेडिमेंट है वहीं जाके सेटल होते हैं उसी बेसिन में। एक्सोजेनिक ग्रुप की अगर बात करें तो इसमें टिपिकली विंड, रिवर, वाटर, ग्लेशियर आदि इसी ग्रुप के एजेंट हैं। अब आइए समझते हैं कि ये जितने भी जो जियोलॉजिकल एजेंट हैं वो काम किस तरीके से करते हैं, इनकी रफ्तार क्या है।
तो जैसा कि हमें पता है कि जियोलॉजी में जो रफ्तार होती है वो इतनी स्लो होती है कि हम उसको कम से कम एक लाइफ में तो नोटिस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हिमालयन जो रिवर सिस्टम है, हिमालयन रिवर सिस्टम को ले लेते हैं। हर साल हजारों टन जो सेडिमेंट्स होते हैं वो इन रिवर के द्वारा बहाकर समुद्र में छोड़े जाते हैं। इसी तरीके से जो पेनिनसुलर रिवर है, वो सारी जो रिवर है वो भी हजारों टन जो सेडिमेंट्स हैं उसको अलग अलग जगह पे डिपॉजिट करती हैं। तब भी हमें उनके रूट में या उनके शेप और साइज में कोई डिफरेंस नजर नहीं आता है, जबकि होता वही है। कहीं ना कहीं उसके आसपास का एरिया से ही वो सारा सेडिमेंट रिवर में आता है और ट्रांसपोर्ट होता है। इसी तरीके से अगर हम ग्लेशियर्स को ले लें तो ग्लेशियर तो और ज्यादा मात्रा में जो सेडिमेंट्स हैं उनको अपने साथ ट्रांसपोर्ट करके लेके जा सकता है, और कई कई बार तो वो कई सैकड़ों मीटर डायमीटर के जो बोल्डर्स हैं उनको अपने साथ में लेके जाता है, कई किलोमीटर तक लेके जाता है। उसके बाद भी जो वहां की टोपोग्राफी है इतनी आसानी से विजुअलाइज नहीं की जा सकती कि इसमें कोई नोटिसेबल चेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत स्लो है। हम 100 साल में, 1000 साल में, 10,000 साल में हार्डली इस चीज को नोटिस कर सकते हैं। ये प्रोसेस स्लो जरूर है, लेकिन चूंकि ये कंटिन्यूअस लगातार काम करती हैं, इसीलिए वहां का जो सरफेस है उसमें चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो रन ऑफ कच्छ है भारत का, रन ऑफ कच्छ में सॉल्ट का जो डिपोजिशन हुआ है वो इतना कैसे हो गया है? सीधी सी बात है, जो मानसून आता है, मानसून आने की प्रोसेस क्या है? सबसे पहले एवापोरेशन होगा, एवापोरेशन के बाद में क्लाउड फॉर्मिंग होगी, दूसरी का ट्रांसपोर्टेशन होगा, और कंडेंसेशन होने के बाद में प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो अब होता क्या है कि जो अरेबियन सी या बे ऑफ खंबात से जो एवापोरेशन होता है, तो पानी तो एवापोरेट हो जाता है, बट वहां क्या छूट जाता है? सॉल्ट। इसी तरीके से जो रन ऑफ कच्छ है वहां पर 1,30,000 टन सॉल्ट पार्टिकल हर साल डिपॉजिट होता है। जो अर्थ है लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पुरानी है। इस हिसाब से एक बहुत ही छोटे से समय के लिए ये जो प्रोसेस है, ये जो डायनेमिक प्रोसेस जो अर्थ के ऊपर कंटिन्यूअसली एक्टिव है, एक छोटे से समय के को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद से ये जो सारी प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली अपना काम कर रही है और लगातार किसी ना किसी जगह को बदल रही है। कुल मिला के जो एक्सोजेनिक प्रोसेस है, अगर उसको सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा जो अर्थ का जो सरफेस है वो कहीं ना कहीं एक प्लेन में, एक लाइन में आने की कोशिश करता है, प्लेन होने की कोशिश करता है। अगर कोई माउंटेन है so that would be that try to be lower as possible, जितना हो सकेगा वो अपनी हाइट को कम करने की कोशिश करेगा। और इसी में अगर वैलीज को देखा जाए तो वैलीज जितना हो सकेगी उतना कम गहरी होने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ अगर एंडोजेनिक प्रोसेस है, अगर उन्हें देखा जाए तो ये ठीक विपरीत कार्य करती है। जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि जो एक्सोजेनिक प्रोसेस है उसका काम क्या है? हर चीज को लेवल में लेके आना, एक लेवल में लाना। वहीं पर जो एंडोजेनिक प्रोसेस है उनका कार्य क्या है? उनका कार्य है कि जो टोपोग्राफिक इरेगुलरिटीज होती हैं उसको बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अर्थक्वेक आता है, ऑब्वियसली बात है अर्थक्वेक में कई बार जो लव वेव्स होती हैं, जो एल वेव्स होती हैं, वो इतनी ज्यादा मैग्नीट्यूड की होती हैं कि उसमें जो पूरा अर्थ सरफेस है उसमें वेव क्रिएट हो जाते हैं। और जब वेव क्रिएट हो जाते हैं तो क्या होता है? इससे कई सारे जो सेटल जो प्लेसेस हैं या जो बेड है वो ऊपर आ जाती हैं। सीधी सी बात है, टोपोग्राफिक इरेगुलेशन हुआ। वॉल्केनिक इरप्शन को देख लें, वॉल्केनिक इरप्शन में क्या होता है? नई लेयर बिछ जाती है बेड की, लावा की, या जो भी इग्नियस स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं उस सरफेस को मॉडिफाई करता है, उसमें इरेगुलरिटीज को बढ़ावा देता है। कई बार क्रेटर का साइज बड़ा हो जाता है, क्रेटर बनता है, उसमें क्रेटर से कार्डेरा हो सकता है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो क्या करती हैं?
जो टोपोग्राफिक इरेगुलरिटीज हैं, उसका जो शेप है, जो पहले से मे बी एक जैसा ना हो, जैसा भी है, उस शेप को ये डिस्टर्ब करती हैं। इसमें एक और अनसीन हीरो है जिसमें जो एक्टिवली तो काम नहीं करता है लेकिन पैसिवली बहुत काम करता है, ग्राउंड वाटर। जी हाँ, जो ग्राउंड वाटर है वो भी एक एंडोजेनिक जियोलॉजिकल एजेंट है। कैसे? जैसे हमें पता है कि जो पानी होता है ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, और कई सारी ऐसी रॉक भी हैं जो पानी में घुलनशील होती हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर किसी सेडिमेंट्री रॉक में, एक टिपिकल एग्जांपल ले लेते हैं लाइमस्टोन का। लाइमस्टोन अगर किसी स्ट्रेटा में है और वो उस लेवल तक है जहां पर ग्राउंड वाटर स्टोर होता है, तो क्या होगा? ग्राउंड वाटर क्या करेगा? जब ग्राउंड वाटर का फ्लो होता है तो वो अपने साथ में इस लाइमस्टोन का जो लाइम है, चूना है, वो उसको अपने साथ में सॉल्वेंट के फॉर्म में लेके ट्रांसपोर्ट कर जाएगी, और जहां पर टेम्परेचर वेरिएशन हुआ वहां पर उसको डिपॉजिट कर देगा ग्राउंड वाटर। इस कंडीशन में क्या होता है, कई बार जो क्रास्ट टोपोग्राफी है वो कोलैप्स हो जाती है, कई बड़े बड़े गट होल्स बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, कई बार केव्स बन जाती हैं। तो ये अल्टीमेटली क्या है? ये सारे जो इवेंट्स हैं वो उस टोपोग्राफी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं, उसको इरेगुलेट करते हैं। अब इन दोनों को समझने के बाद में हमें ये तो समझ में आ गया है कि जो अर्थ है वो एक डायनेमिक प्लैनेट है, और इस पे फॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन दोनों प्रोसेस लगातार चलती रहती हैं। अब इन प्रोसेस के लगातार चलने से क्या होगा? जो एंडोजीनियस प्रोसेस है और जो एक्सोजीनियस प्रोसेस है, ये दोनों साइमल्टेनियसली चलती हैं, हैंड टू हैंड। एक तरफ जो एक्सोजीनियस प्रोसेस है वो क्या करेंगी? वो हिल को कम करेंगी, वैलीज को कम करेंगी, प्लेन बनाने की कोशिश करेंगी हर जगह। दूसरी तरफ जो एंडोजीनियस प्रोसेस है वो क्या करेंगी? डायनेमिक फोर्सेस लगेगा, दो प्लेटों का कोलाइजन होगा, अर्थक्वेक आएगा, वॉल्केनिक इरप्शन होगा, तो ये उस टोपोग्राफी को वापस वैसे ही रीसेट कर देंगी, नए हिल बनेंगे, नए वैलीज बनेंगी। तो ये जो सारी प्रोसेस है ये हैंड टू हैंड कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो ये जो प्रोसेस होती है इनमें तीन जो फैक्टर हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वो तीन फैक्टर हैं। सबसे पहला है डिग्रेडेशन, फिर एग्रेडेशन, और सबसे आखिरी में ग्रेडेशन। सबसे पहले डिग्रेडेशन को समझते हैं। तो डिग्रेडेशन क्या होता है? जैसा कि हम पहले ही समझ चुके हैं, डिग्रेडेशन वो प्रोसेस है जो हाई राइज जो लैंड है, जो हाई राइज टोपोग्राफी है अर्थ सरफेस की, उस टोपोग्राफी से धीमे धीमे, बहुत ही स्पीडली, कंटिन्यूअस प्रोसेस से जो सेडिमेंट्स हैं उनको वहां से ट्रांसपोर्ट करके लो लेइंग एरिया, जो निचले लेवल के जो स्थान है वहां तक पहुंचाना, और अल्टीमेटली जो हाई राइज एरिया है, हाई राइज जो फीचर है, उसकी हाइट को कम करना। ये जो प्रोसेस होती है इसको हम कहते हैं डिग्रेडेशन। अब ये तो बात हुई हाई राइज की। अब जो लो लेइंग एरियाज होते हैं, जैसे कि रिवर बेसिन, सी बॉटम, लेक, पॉन्ड, वैलीज, ये सारी प्रोसेस वो जो होती हैं, मतलब ये सारी जो जगह होती हैं, इनमें क्या होता है? ये बहुत लो लेइंग एरिया होते हैं, जो एक नॉर्मल सरफेस है उससे बहुत नीचे की जगह होती है। अल्टीमेटली क्या होता है कि जो राइज लोकेशन है वहां से जो सेडिमेंट्स हैं डिफरेंट ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी के थ्रू इन बेसिन में जाना, जो हाई राइज एरिया है उसकी हाइट का कम होना डिग्रेडेशन, और जो लो लेइंग एरियाज हैं, जो लो लेइंग बेसिन है, उनके बॉटम का ऊपर की तरफ आना, उनकी जो डेप्थ है उसका कम होना एग्रेडेशन। अल्टीमेटली विद द, मतलब जो डिग्रेडेशन है और एग्रेडेशन है, इन दोनों का जो एक रिजल्टेंट होता है उसको हम कहते हैं ग्रेडेशन। अब वो ग्रेडेशन कैसे होता है? जैसे
फॉर एग्जाम्पल, एक कोई माउंटेन है, हाइट है उसकी, एक बेसिन है जिसकी मीन सी लेवल से जो जो डेप्थ है वो 100 मीटर है। अब क्या होगा कि ये जो हाइट वाला एरिया है, यहां से चीजें ट्रांसपोर्ट होंगी, उसमें वेदरिंग होगी, डिफरेंट ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी वहां से जो मटेरियल है वो नीचे लेके आएंगी, और डिफरेंट रिवर जो है, रिवर के थ्रू वो जो सेडिमेंट्स हैं वो सारे सेडिमेंट कहां चले जाएंगे, उस बेसिन के बॉटम में। तो धीरे धीरे 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल, एक टाइम ऐसा आएगा जब जो वो जो बेसिन है, वो बेसिन का एरिया बहुत शैलो हो जाएगा। वो जो उसकी जो डेप्थ है, दैट डेप्थ वुड बी वेरी शैलो, मे बी 10 मीटर, 20 मीटर। और ये जो इसकी जो हाइट थी वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूअसली उससे इरोजन और जो सेडिमेंटेशन है, जो सेडिमेंट है वो कंटिन्यूअसली ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसकी जो हाइट है वो कम हो रही है और इसकी जो गहराई है ये भी कम हो रही है। तो इस तरीके से एक बहुत ही लेवल तरीके से जो एक स्लोप बनेगा, जो बिल्कुल एक लेवल में होगा स्लोप, इसको हम कहते हैं ग्रेडेशन। हमारे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम वेदरिंग के ऊपर बात करेंगे। वेदरिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जियोलॉजी का, क्योंकि अल्टीमेटली जितने भी वेदरिंग एजेंट हैं उसका सिविल इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आई होप ये इंटायर लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हमें आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।